प्रतापगढ़ शहर में कृष्णदेव नाम का एक राजा राज किया करता था, जिनका एक मंत्री था खेम सिंह। वो अपने राजा के प्रति बहुत ही समर्पित मंत्री था और अपना हर कर्तव्य बड़ी ही निष्ठा से निभाता था। पर वही राजा का एक पुरोहित था, जिन्हें लोग हरिहर शास्त्री के नाम से जानते थे, जो हर वक्त खेम सिंह को नीचा दिखाता। पर वही खेम सिंह हरिहर शास्त्री को कभी कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप उसके हर बात को सह लेता। पर एक दिन जब हरिहर शास्त्री ने अति कर दी, तो खेम सिंह ने खुद से कहा, कब तक मैं हरिहर शास्त्री को जवाब ना देकर उसके इरादे को मजबूत करता रहूंगा? कभी तो मुझे उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे राजा कृष्णदेव का बुलावा आया। बुलावा पाते ही खेम सिंह सीधे राजा के पास जा पहुंचा। खेम सिंह, मैंने सुना है कि नगर में एक घोड़े का व्यापारी आया है और उसके पास अद्भुत घोड़े हैं। मुझे उसके घोड़े में काफी दिलचस्पी है, तो तुम फौरन जाकर उस व्यापारी को राजमहल में ले आओ। राजा की ये बात सुनकर खेम सिंह का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसके दिमाग में हरिहर शास्त्री को मजा चकाने की युक्ति आ गई। खेम सिंह ने राजा का जवाब देते हुए कहा, जी महाराज, मैं अभी जाकर उस व्यापारी को राजमहल में लेकर आता हूँ। ये कहकर खेम सिंह राजमहल से बाहर की तरफ निकल आया और बाजार में घूम फिर कर उसने उस व्यापारी का पता लगाया और उसके घोड़े सहित उसे राजमहल में लेकर आया। महाराज ने प्रतापगढ़ के व्यापारी से लाए घोड़े का निरीक्षण शुरू किया और कहा, अरे वाह, ये तो दुर्लभ नस्ल के लग रही है। मुझे तुम्हारे घोड़े बहुत पसंद आए हैं। मैं इन सभी घोड़ों को खरीदना चाहता हूँ और अपनी घुड़सवारी को और भी मजबूत और सुसज्जित करना चाहता हूँ। महाराज के ये कहते ही व्यापारी खुशी से झूम उठा और उसने सभी घोड़ों का अच्छा खासा दाम देकर महाराज को शुक्रिया कहते हुए वहाँ से निकल गया। जब घोड़ों का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपनी घुड़सवारी सेना के चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक एक घोड़ा देते हुए उनसे कहा, तुम इन घोड़ों की अच्छे से देखभाल करना और उन्हें भली भांति प्रशिक्षित करना। घोड़े के प्रशिक्षण और भोजन आदि का सारा खर्चा राजकोष वहन करेगा। ये सुनकर सभी सैनिक बहुत खुश हुए कि तभी राजा को टोकते हुए खेम सिंह ने कहा, राजा साहब, क्या मुझे इनमें से एक घोड़ा अपने लिए मिल सकता है? खेम सिंह के ये कहते ही राजा कृष्णदेव सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने खेम सिंह से कहा, तुम इस घोड़े का क्या करोगे खेम सिंह? महाराज, ये घोड़ा मैं अपने लिए चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसे दे पाएंगे? कृष्णदेव ने खेम सिंह को एक घोड़ा देते हुए कहा, क्यों नहीं, पर तुम्हें इसकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। राजा की ये बात सुनकर खेम सिंह घोड़े को अपने घर लेकर आ गया। घर लाकर उसने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे ना जाने क्यों अस्तबल के सामने एक और दीवार खड़ी कर दी। यानी कि अब घोड़े की अस्तबल में स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि वो घोड़ा कहीं बाहर ही नहीं जा सकता था और ना ही कोई उस अस्तबल में प्रवेश कर सकता था। खेम सिंह ने अस्तबल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी, जहाँ से घोड़े को दाना पानी दिया जा सके। उसी खिड़की से खेम सिंह घोड़े को हरा घास, दाना पानी दिया करता और घोड़ा भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे मुंह से दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े को पानी भी इसी खिड़की द्वारा पहुंचाया जाता। पर करीब 1 महीने बाद महाराज ने घोड़ों की सुध-बुध ली और अपने मंत्री खेम सिंह से कहा, खेम सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दिए घोड़े की किस प्रकार देखभाल और प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसलिए सभी सैनिकों को अपने अपने घोड़े लेकर आज राजमहल में बुलाओ। खेम सिंह ने ऐसा ही किया और सैनिकों के घोड़ों को राजा के पास बुलाया। अरे वाह, सैनिक, आप सभी घोड़े की देखभाल काफी अच्छी है। हष्ट पुष्ट व भली भांति प्रशिक्षित घोड़ों को देखकर महाराज बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन तभी उन्होंने पाया कि खेम सिंह का घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए महाराज ने खेम सिंह से कहा, तुम्हारा घोड़ा यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? जाओ उस घोड़े को सामने से जल्दी पेश करो।
क्षमा करें महाराज, आपने मुझे जो घोड़ा दिया था वो घोड़ा गुस्सैल है और अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाया। यदि ऐसा है तो मैं कुछ बहादुर सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जो तुम्हारे साथ जाकर घोड़ा ले आएंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज न करिएगा। अब तक घोड़े की देखभाल मैंने ही की है। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि आप किसी पंडित या पुरोहित को घोड़ा लाने के लिए मेरे साथ भेजें। ये कहते हुए खेमसिंह के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ। संयोगवश राजपुरोहित हरिहर शास्त्री उस दरबार में उपस्थित थे। वह राज परिवार में कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड करवाने के लिए आए हुए थे। ऐसे में राजा ने हरिहर शास्त्री से कहा, क्या तुम खेम सिंह के साथ जाकर उसके अस्तबल से घोड़ा ले आ सकते हो? क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाकर घोड़ा ले आता हूँ। ऐसे एक घोड़े की तो क्या ही बात है, मैं 10 बिगड़ैल गुस्सैल घोड़ों को एक साथ ला सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ। हरिहर शास्त्री और खेमसिंह अब दोनों ही घोड़े को लेने के लिए उसके घर की तरफ जा पहुँचे। तभी खेमसिंह ने हरिहर शास्त्री से कहा, शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं और यह भी जानता हूँ कि आपने अश्व शास्त्र का अध्ययन भी किया है। ऐसे में आप उस बिगड़ैल घोड़े को राजमहल ले जा सकते हो। कुछ देर के बाद जब खेमसिंह के घर हरिहर शास्त्री पहुंचा तो उसने अपनी लंबी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते हुए अहंकार भरे स्वरों से कहा, आखिर तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास हो ही गया। लेकिन शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो तो पहले खिड़की से झांक कर देख लो। इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने की सोचना। इधर जैसे ही शास्त्री ने दीवार में बनी खिड़की में अपना हाथ डाला तो घोड़े ने तुरंत उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दरअसल घोड़ा उसकी दाढ़ी को भूसे का भार समझ बैठा। शास्त्री की दाढ़ी को अपने मुंह में दबाए घोड़ा इतनी जोर से खींच रहा था कि शास्त्री की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे कोई। बहुत देर तक जब घोड़े को वो दाढ़ी नहीं मिली तो वो अस्तबल की दीवार तोड़कर बाहर निकल आया। घोड़ा कुछ ऐसा हठीला था कि उसने शास्त्री की दाढ़ी अब भी नहीं छोड़ी और फिर कोई और रास्ता ना देख उन्होंने उसी अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक शास्त्री को ये बात समझ आ चुकी थी कि पहले जब उसने खेमसिंह को नीचा दिखाने की फिराक में उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, उसी का बदला आज खेमसिंह उससे ले रहा था। वो तो बस मौके की तलाश में था जो उसे आज मिल गया था। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक खेमसिंह के घोड़े का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी खेमसिंह और शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए वो घोड़ा वहां पहुंचा। शास्त्री को इस हास्यास्पद स्थिति में देखकर सभी लोग ठहाके मार के हंसने लगे। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेव भी अपनी हंसी पर काबू न कर सके। खेमसिंह का घोड़ा जो शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए था, वो भी ये सब देखकर हिनहिनाने लगा और उसने अपना मुंह खोलकर उस दाढ़ी को छोड़ दिया और फिर शास्त्री ने चैन की सांस ली। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि लोगों को हंसाने के लिए ऐसी हंसी मजाक किया जाए, बल्कि यह तो अच्छा ही है क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। लेकिन ऐसा मजाक मुझे स्वीकार्य नहीं जिससे दूसरे को पीड़ा या कष्ट होता हो। तुमने शास्त्री जैसे विद्वान के साथ जो सलूक किया है वह शास्त्री जी का अपमान है। मैंने तुम्हारे दिमाग में छिपी इस खुराफात का अंदाजा उसी समय लगा लिया था जब तुमने मुझसे घोड़ा मांगा था, वरना तुम्हें घोड़े से क्या लेना देना। चलो अपनी गलती के लिए शास्त्री जी से क्षमा याचना करो। लेकिन इससे पहले कि खेमसिंह क्षमा याचना करता, शास्त्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, खेमसिंह का कोई दोष नहीं, यह निर्दोष है। दोषी यदि कोई है तो मैं हूँ। मैं तो हमेशा खेमसिंह को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था और कई बार तो मैंने इसका अपमान भी किया, लेकिन मेरे दुर्व्यवहार को यह बेचारा चुपचाप सहन कर गया, एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला कभी। यह सब मैंने ईर्ष्यावश किया। इसने तो जो कुछ भी मेरे साथ किया अच्छा ही किया। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। खेमसिंह ने मुझे
सही राह दिखाई है। अपनी बात समाप्त करते ही शास्त्री ने आगे बढ़कर खेमसिंह को गले लगा लिया। वहां उपस्थित महाराज दोनों को गले मिलता देख बहुत प्रसन्न हुए। ढोलकपुर नामक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था, जिसे रंग बिरंगी छतरियों का काफी शौक था। वो जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वो अपनी छतरी को भी साथ ले जाता। राजू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, इतना सीधा कि हर कोई उसे बेवकूफ बना देता। उसके इसी सीधेपन के कारण गांव के लोग उसे पोपट लाल कहकर बुलाते थे। अरे पोपट लाल, क्या बात है, आज तो तू बहुत स्मार्ट लग रहा है। कहाँ कमल भाई, मैं अगर वाकई स्मार्ट होता तो क्या अब तक कुंवारा रहता? नहीं नहीं, किसने कहा कि तुम स्मार्ट नहीं हो? मुझे तो लगता है हमारे गांव की लड़कियों की आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा, तो फिर अब क्या मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी? अरे ऐसा मैंने कब कहा? तुम्हारी शादी इस गांव की लड़की से भले ही ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि साथ वाले गांव की लड़कियों की आंखें असली हीरे को जरूर पहचान लेंगी। अरे ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं अभी माँ को ये बात बताता हूँ, फिर तो मेरी शादी पक्का हो जाएगी। इसके बाद पोपटलाल अपना छाता हिलाते हुए घर की ओर चल देता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तुम कहती थी ना कि पता नहीं तुम्हारी बहू कब आएगी। हाँ, तो तुझे लड़की मिल गई? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगी। अरे बेटा, मुझे पता है, पूरे 32 रिश्ते देख चुकी हूँ अब तक तेरे लिए। पूरे गांव में तुझ जैसे गऊ से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है गांव की लड़कियों को भी। अरे माँ, आंखें खराब हैं उनकी, जो असली हीरे को पहचान नहीं पा रही हैं। तुम्हें पता है, आज मुझे रास्ते में वो श्यामलाल काका का बेटा कमल मिला था। कह रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कमी तो गांव की लड़कियों में है। पड़ोस गांव में जाकर लड़की ढूंढूंगा तो पक्का मेरी शादी हो जाएगा। अरे बेटा, तू क्यों इतना भोला है? 35 की उम्र पार हो गई है तेरी, लेकिन तू अब तक तारीफ और मजाक में फर्क नहीं समझ पाता। अच्छा, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा था? अच्छा छोड़, तू ये सब छोड़ और जल्दी जाकर बाजार से सब्जी ले आ। घर में सारी सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है माँ, तुम पैसे दे दो, मैं सब्जी ही ले आता हूँ। पोपटलाल माँ से पैसे लेता है और एक हाथ में छाता और कंधे पर थैला टांगे बाजार की तरफ निकल पड़ता है। पोपट थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसे बाजार के रास्ते में उसका पड़ोसी मोहन मिलता है। कहाँ जा रहे हो पोपटलाल भैया? कहीं नहीं भैया, बस सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा, सब्जी लेने जा रहे हो? अरे वाह, ये थैला तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जरा हमें भी तो दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये कहकर पोपटलाल मोहन को थैला दे देता है और मोहन बातों ही बातों में जेब से कटर निकालता है और इस थैले को नीचे से फाड़ देता है और फटा हुआ थैला वापस पोपटलाल के हाथ में पकड़ा देता है। पोपटलाल भी बिना ध्यान दिए सब्जी लेने बाजार की तरफ चल पड़ता है और बाजार पहुंचकर, अरे भैया, सब्जी कैसे दे रहे हो? अरे भैया, क्या चाहिए आपको, ये बताओ। कुछ भी दे दीजिए, बस सब्जियां ताजी होनी चाहिए। सब्जियां मेरी सारी ताजी हैं भैया, अभी अभी खेत से तोड़कर सीधा दुकान पर लाया हूँ। अच्छा, तो आधा आधा किलो सारी सब्जी दे दो। कुछ 4-5 सब्जियां खरीदने के बाद जैसे ही पोपटलाल उन सब्जियों को थैले में डालता है तो सारी सब्जियां भर भरा कर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हो गया? अरे भैया, थैला देखकर नहीं लाए थे क्या? थैला तो मैं देखकर लाया था, पर ये फट कैसे गया? चलो कोई नहीं भैया, मैं इन सारी सब्जियों को एक ही थैली में रख देता हूँ, आपको ले जाने में आसानी होगी।
ठीक है भैया, टाल दो। पोपटलाल दोनों हाथों में सब्जियां उठाने से पहले अपने कुर्ते के पीछे अपना छाता फंसा लेता है और दोनों हाथों में सब्जियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ता है। वो जैसे ही सब्जी लेकर घर आता है कि तभी उसके पीछे से सेठ कांतालाल भी उसके घर आ जाते हैं। अरे कांता भाई साहब, आप आइए। हाँ बहन जी, वो मुझे पोपट से कुछ बात करनी थी। पोपटलाल से क्या बात करनी है, बताइए। क्या है ना, मुझे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पोपट से कुछ बात करनी थी। शादी के सिलसिले में? हाँ, पोपट आ जाता तो। अरे हाँ भाई साहब, आप बैठिए ना। पोपट तो बस अभी सब्जी लेकर आया है, बस मुंह हाथ धोकर आता होगा। आप बैठिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। इतना कहकर पोपट की माँ खुशी के मारे पोपट के पास जाती है। अरे बेटा, ओ बेटा। क्या हुआ माँ? वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। वो कांता भाई साहब है ना, सेठ कांता भाई साहब, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए। क्या बात कर रही हो माँ? हाँ बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। सुना है कांता भाई साहब की बेटी गांव की सबसे सुंदर लड़की है। तेरे तो भाग ही खुल गए हैं बेटा। हाँ माँ, देखा, आखिर जोरी को हीरे की परख हो ही गई। हाँ मेरा राजा बेटा, चल अब जल्दी से नया वाला कुर्ता पहनकर बाहर आ जा। ठीक है माँ, तुम उनके लिए चाय बनाओ, मैं बस अभी आया। पोपटलाल नया कुर्ता पजामा पहनकर बाहर आता है और कांतालाल के पैर छूता है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, माँ ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, शादी के लिए ये सजावट कैसी रहेगी? मैं तो सोच रहा था शादी के लिए मैं ही उतावला हूँ। लगता है इनको मुझसे ज्यादा जल्दी है शादी की। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आप बताइए ना। सजावट पूछ रहा था मैं, कैसी लगेगी शादी में? बहुत ही बढ़िया है ये तो। है ना बढ़िया? बस एक चीज की कमी है इसमें रंग बिरंगे छातों की सजावट हो जाती तो मजा आ जाता। मुझे लगता है आपको शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अरे पोपट, हमने शादी की तैयारी कर ली है। बारात घर, खाना पीना और साजो सजावट, बस कमी है तो सिर्फ एक चीज की। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ बहन जी, बस एक बार पोपट बता देता तो बस 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। अरे भाई साहब, बताना क्या है, हमारी तो हाँ है। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपका बेटा क्यों करेगा मेरी बेटी से शादी? अरे आप ही मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे। पोपट बेटा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हम कोई रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। अरे तो फिर क्यों आए थे? अरे मेरी बेटी की शादी जिस घर में हो रही है ना, उनको छाते बहुत पसंद है, तो हम शादी में छातों की सजावट करना चाहते हैं। और पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पास एक से एक रंग बिरंगे छाते हैं, तो हमें तो बस उस छाते वाले का पता लेना था जहां से तुम छाता लेते हो। क्या? हमें तो लगा आप हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हो। अरे हाँ, लगता है गलतफहमी हो गई है। चलिए कोई नहीं, ये पास में ही रमेश काका की दुकान है ना, वहीं से ले लेता हूँ मैं छाते। आप उनसे बात कर लीजिएगा। सेठ कांतालाल वहाँ से छाता लेने चला जाता है, जिसके जाने के बाद पोपट बहुत दुखी हो जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा कि वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हैं। देख, तू दुखी मत हो, तेरी शादी बहुत ही सुंदर लड़की से होगी, देख लेना तू। वहीं दूसरी तरफ नगर के राजा की बेटी सुलेखा शादी लायक हो गई थी।
पर सुलेखा को कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। दरअसल सुलेखा एक सीधे साधे लड़के की तलाश में थी जो सुलेखा को प्यार करे, उसके पैसे और राजपाट को नहीं। मैं तो बेटा थक गया हूँ तुम्हारे लिए वर खोजते खोजते। आखिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? पिताजी, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ही सीधा हो, जिसके मन में लोभ लालच न हो, जो मेरे लिए मुझसे विवाह करे, मेरे राजपाट के लिए नहीं। बेटा ऐसा लड़का आज के समय कहीं नहीं मिलते हैं। तभी भानु सिंह का सेनापति, महाराज, मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है जिसका नाम राजू है, लेकिन उसके सीधेपन के कारण लोग उसे पोपटलाल कहते हैं। वह लड़का बड़ा ही नेक दिल और सीधा है। सेनापति के बताने पर सुलेखा तुरंत उससे मिलने का फैसला करती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा भी उसे मना नहीं करता, इसीलिए सुलेखा भेष बदलती है और पोपटलाल के घर उससे मिलने चली जाती है। पोपटलाल घर पर ही बैठा अपनी माँ के काम में उनका हाथ बटा रहा होता है। शायद यही वो शख्स है जिसके बारे में सेनापति ने हमें बताया था। अरे बेटा, कौन हो तुम और मेरे घर पर झांक झांक कर क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके बेटे से मिलने आई थी। सुना है आपका बेटा बहुत सीधा है। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही सुना। इसी वजह से मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही है कहीं। आजकल हर किसी को तेज तर्रार दामाद चाहिए। कौन ही सीधे साधे लड़के से शादी करना चाहता है? ये तो आप सही कह रही हैं माँ जी, पर आपके लिए तो ये अच्छी ही बात है ना कि आपका बेटा सीधा है और वह किसी का बुरा नहीं करता। आज के समय में ऐसे लोग कहाँ ही मिलते हैं माँ जी। सुलेखा पोपटलाल की माँ से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ नगर के राजा अपने सेनापति के साथ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर पोपटलाल और उनकी माँ दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे महाराज, और वो भी मुझ गरीब के घर। जा पोपट, जल्दी से शरबत ले आ। मैं क्या करूं, कहाँ बैठाऊं आपको? मेरा घर आपके राजमहल जितना बड़ा तो नहीं है महाराज, लेकिन जो कुछ है सब आप ही का दिया है। अरे क्यों कह रही है? प्रजा है तो मैं हूँ। वैसे आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ एक विशेष काम से आया था। क्यों बेटी, पसंद आया ना तुम्हें पोपटलाल? हाँ पिताजी, मैं इसी से शादी करूंगी। क्या ये राजकुमारी है? हे भगवान, अगर पता होता तो मैं इनका स्वागत धूमधाम से करती। अरे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैं अपनी पुत्री के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, सुलेखा को आपका बेटा पसंद है, बस आपके जवाब का इंतजार है। लेकिन महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? शादी के बाद मैं कैसे उनका पालन पोषण करूँगा? वो नगर की रानी है और मेरे होते हुए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हमारे साथ ही राजमहल में रहोगे। नहीं महाराज, शादी के बाद हम अपने घर में ही रहेंगे। अगर इस शर्त पर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे तो मैं उसका ध्यान खुद से भी ज्यादा रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस बात के लिए फौरन राजी हो जाता। ये बात सुनकर सुलेखा और पोपटलाल बहुत ही खुश होते हैं और फिर राजा भानु सिंह धूमधाम से अपनी बेटी सुलेखा और पोपटलाल की शादी करा देते हैं।